सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए बिल आखिर हुकूमत ने अपने सबसे अहम इत्तेहादी यानी MQM को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हिमायत के लिए अब राजी कर लिया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि कल वजीर आज़म और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से उनकी जमात को EVM पर ब्रीफिंग दी गई और अब उनकी जमात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में EVM के बिल समेत दीगर जो भी कानून साजी होगी उस पर हुकूमत की हिमायत करेगी। लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2-3 रोज़ पहले तक ही MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके कब्जे में होगी उसके पास इस मशीन को टेम्पर करने की सलाहियत होगी। एक TV प्रोग्राम में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ज़रा ये सुनिए। तो कल तक जिस मशीन पर एतराज़ था, ये खदशा था कि उसको टेम्पर भी किया जा सकता है, आज उसी मशीन के हक़ में वोट देने की हामी MQM ने कैसे भर ली? क्या उस मशीन की तमाम खामियां एकदम से एक ही रात में या चंद रातों में दूर हो गई, या फिर अहमियत सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुतालबात की और मफादात की है? क्योंकि ज़राए कुछ ऐसा भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक़ में वोट देने के लिए MQM ने अपने वो तमाम मुतालबात हुकूमत के सामने दोहराए हैं जिन पर पिछले 3.25 साल से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इसके बावजूद भी MQM हुकूमत की इत्तेहादी रही। MQM ने ये मुतालबात एक बार फिर हुकूमत के सामने रखे कि कराची में फिर से मरदमशुमारी करवाई जाए, MQM के तमाम बंद दफातर को खोला जाए और गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। अब कल के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को MQM के वोटों की शदीद ज़रूरत है, तो वज़ीर आज़म ने फ़ौरन ही इन तमाम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी है। वज़ीर आज़म ने MQM को ये यकीन दिलाया है कि इत्तेहादियों से किए वो तमाम वादे पूरे करेंगे जो माजी में उनसे किए गए थे। लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी इस सिलसिले में आज बोले हैं और MQM की हिमायत की वजह उनकी जानिब से कुछ और ही बताई गई है। आज वो कोयटा में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PDM की आगे की स्ट्रेटजी और आगे का पूरा एक्शन प्लान तो उन्होंने बताया। इस सिलसिले में वो बोले कि ऐसी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि छोटी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है। कल तक जो हुकूमती इत्तेहादी वोट देने को तैयार नहीं थे वो आज राज़ी कैसे हो गए? मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर क्या इल्ज़ाम लगाया और इत्तेहादियों के मानने की क्या वजह बताई, ज़रा ये देखिए। दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही हैं और ये सब अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रख कर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। तो अपोजिशन पहले दिन से ही EVM को इंतखाबात के लिए मुतनाज़ करार दे रही है और इसकी खामियों पर एतराज़ भी उठा रही है। और सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इसकी खामियों पर कई एतराज़ात उठाए गए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल से पैदा होने वाली आसानी की बात कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अपोजिशन पता नहीं क्यों वोटिंग के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि हमने मुल्क की तरक्की में इलेक्शन का नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का सोचा है। इमरान खान का इस बारे में आज क्या कहना था, ये भी सुनिए। दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ से। मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं, वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते। तो मुझे जो फ़ख्र है जिस चीज़ पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। तो अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि आज से 6 दिन पहले यही मुश्तरका इजलास मौखर किया गया था और वजह यह बताई गई थी कि अपोजिशन जमातों से इस सिलसिले में बात की जाएगी, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन इन 6 दिनों में हमने देखा कि हुकूमत सिर्फ एक काम में मसरूफ़ रही और वो काम था इत्तेहादी जमातों को मनाना। और MQM को तो पूरी तरह से MQM मनाने में कामयाब हो भी गई है हुकूमत और काफ लीग को भी किसी हद तक मना लिया गया है।
और अब ज़ाहिर है हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि कल का ये इजलास हुकूमत की कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होगा, इसलिए अब इस इजलास को कॉल कर लिया गया। तो क्या अब अपोजिशन की मुश्किल बढ़ चुकी है? इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो एक हफ्ते पहले अपोजिशन को कामयाबी मिली थी हुकूमत के खिलाफ, क्या उसका अपोजिशन अपनी वही कारकर्दगी दोहरा पाएगी या फिर कल कुछ मुश्किल महसूस करेगी? तो कायरा साहब, इत्तेहादी तो बहरहाल मान गए और MQM तो अब हुकूमत की हर कानून साजी में उसकी हिमायत करेगी। इस पूरी सूरत हाल के बाद अपोजिशन कहीं कोई मुश्किल महसूस कर रही है? देखिए, अपोजिशन मुश्किल में नहीं होगी। अपोजिशन क्या करना चाह रही है? अपोजिशन एक गलत काम को रोकने जा रही है, जिसपे धारियों के नुकसान भी आपके सामने है। कल भी उन्हें पता था, परसों भी पता था, MQM को पता था है। उनके अपने जो मिनिस्टर हैं वो उस मशीन को ओवरसी पहले ही कर रहे थे। उन्होंने अगर गवर्नमेंट के साथ कोई बात कर ली है तो फिर भी हम उनसे बात करेंगे कि इससे मुल्क को लार्जर लेवल पे क्या नुकसान होने जा रहा है। इसी तरह बाकी धादियों से भी बात करेंगे। लेकिन फर्ज करें धादी जो है वो उनके मुताबिक माने गए या जो भी हुआ तो वो गवर्नमेंट का साथ देते हैं, तो इवन देन अपोजिशन मुश्किल में इस सवाल तो जरूर होगी कि पाकिस्तान मुश्किल में हो जाएगा इस कानून साजी से। लेकिन अपोजिशन जो है वो मेजॉरिटी तो है नहीं उसके पास, मेजॉरिटी तो हुकूमत के पास होती है। लिहाजा अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, तारीखी जिम्मेदारी अदा कर रही है, सियासी जिम्मेदारी अदा कर रही है और उसके लिए जो भी मजीद इक़दाम होंगे वो भी करेंगे। लेकिन सिटिंग से अपोजिशन जो है वो बाकी जमातों को इस बात पे कायल करने की कोशिश की। और ध्यानती देखिए ना, तो अपोजिशन को एंगेज करने के लिए आप लिख रहे हैं, आप अपोजिशन को कहने के आए बैठे हाथ करते हैं और उस तरह आपने इजलास बुला के और अपना बिल पास करना, ये बड़ी अफसोसनाक है। और यही हुकूमत का वतीरा है, इसीलिए इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं होता। जो अपोजिशन है वो अपनी वो तारीखी जिम्मेदारी अदा करेगी, उसमें कामयाब होने का भी इम्कान है, इंशाल्लाह होंगे। नहीं भी होंगे तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम हक परस्ती के ऊपर बात करें और लोगों को बताएं कि ये जो नुकसान, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है इससे क्या नुकसान होंगे और अल्टीमेटली कल को जब नुकसान होगा तो हम तारीख के कटहरे में दुरुस्त होंगे और ये और इनके साथी जो है वो गलत साबित होंगे। और कायर साहब, अगर अपोजिशन कामयाबी का इस वक्त सोच रही है या इम्कान है इस बात का, तो किस बुनियाद पर है? क्या कुछ हुकूमती नाराज लोगों से आप लोगों का राब्ता है या इत्तेहादी बज़ाहिर हुकूमत के सामने मान गए लेकिन पीछे से कहीं कोई इत्तेहादी आपका साथ दे सकता है? कहीं कोई इस तरह के इम्कान मौजूद हैं? ये तो इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया जा सकता ना। ये तो आपने मुझसे वो सवाल पूछ लिया जिसका मुझे पूरी तरह खैर इल्म भी नहीं है, वो भी तो मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन अब कायर साहब, आज जब मौलाना साहब ने गुफ्तगू की तो इत्तेहादियों के मानने को उन्होंने बिल्कुल ही दूसरा रुख दे दिया। वो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को लिया है कि जोर ज़बरदस्ती और धौंस की बुनियाद पर इत्तेहादी जमातों को मनवाया गया है। ये तो बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है कि पिछले 2-3 रोज़ में उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, वज़ीर आज़म ने उनको मानने की यकीन दहानी कराई और वो वोट देने पर एग्री हो गए। ये इतना ही सिंपल है या जो मौलाना साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं आज, उसमें कहीं किसी हद तक कोई सदाकत समझते हैं आप? देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई बात कर रहे हैं तो वो इस मुल्क के एक संजीदा पॉलिटिशियन है, उनके पास कोई सबूत मौजूद होगा कि तसल्ली के बाद वो ये इल्जाम लगा रहे होंगे। मेरे पास ऐसी कोई बात है नहीं, लिहाजा मैं इस बात को ना तो सेकंड कर सकता हूँ ना इसको नेगेट कर सकता हूँ। लेकिन क्या वो कहते हैं कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ कि कल अगर गवर्नमेंट ने अपना सेशन विड्रॉ किया और आज सेशन करने जा रही है तो कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है मेरे पास इसकी खबर नहीं। लेकिन मौलाना ने अगर कुछ कहा है तो यकीनन उनके पास उसका कोई रीजनेबल जवाब हो। तो कायर साहब, ये सिर्फ मुतालबात मनवाने की अहमियत होती है सियासी जमातों, खासतौर पर इत्तेहादियों के नज़दीक वो उसूल नज़रियात कहाँ चले गए? कल तक वो इसी मशीन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे थे, नैब कवानीन पर भी उनको एतराज़ात थे, लेकिन जैसे ही मुतालबात हुकूमत ने माने सारे उसूल और नज़रियात हमारे गायब हो जाते हैं। तो यही पाकिस्तान की सियासत है? जी, पाकिस्तान की सियासत तो ये नहीं है, लेकिन आप इस सवाल का जवाब ज्यादा बेहतर है कि वो लोग जो हुकूमत के इत्तेहादी उनसे पूछिए, वो इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं जवाब दूंगा तो बेतल्खी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत हद तक ये है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। इसी तरह की पॉलिटिक्स की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। सही। अब लेकिन कायर साहब, अब जब पिछली बार ये इजलास मौखर हुआ था तो हुकूमत की जानिब से ये बताया गया था, वजह ये थी
कि अपोजिशन से बात करनी है और अपोजिशन को हम डायलॉग की दावत दे रहे हैं, मुज़ाकरात उनसे करेंगे। अब इस पूरे एक हफ्ते में अपोजिशन से कितनी संजीदा कोशिशें हुकूमत ने की है रब्ता करने की? सिर्फ एक स्पीकर असेंबली के ख़त के अलावा किसी लेवल से अपोजिशन को कोई पैगामात आए कि इस पर डायलॉग करें ईवीएम के मामले पर? हमने देखा सिर्फ इत्तेहादियों के साथ हुकूमत इंगेज रही। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा इल्म है, वो सिर्फ उस खत की हद तक है जिसको सीरियसली अपोजिशन ने एनालाइज किया और उसके ऊपर वे फॉरवर्ड से भी स्पीकर साहब को आगाह कर दिया। लेकिन स्पीकर साहब बेचारे क्या कर सकते हैं? हम तो पहले भी कह रहे थे कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको कहा जाएगा, उनके ओहदे के मुनाफी बात होगी, उनकी इज्जत के मुनाफी बात होगी, फिर भी वो वही करते हैं जो उनको हुक्म मिलता है। तो उन्होंने टाइम गेन करना था, इसलिए जो इमरान खान साहब है तो ये है कि जो बड़े यू टर्न लेता है वो बड़ा लीडर होता है, जो ज्यादा यू टर्न लेता है वो बड़ा लीडर होता है। तो ये वो यू टर्न लेते रहते हैं, ये भी एक यू टर्न है कि अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है और खुद इजलास काल कर लिया है, समन कर लिया है। ये कौम के सामने है कि किस तरह के गवर्नेंस मॉडल को लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं इस मामले पर कहीं कोई वे आउट हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निकल नहीं सकता था? ये डेडलॉक बरकरार रहता, अपोजिशन अपने नुक्ते पर कायम रहती, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती। शायद इसलिए हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश की नहीं। आपकी नज़र में कोई वे आउट निकल सकता था अगर हुकूमत संजीदा कोशिश करती तो? देखिए, क्या माजी में ऐसे वे आउट निकले? क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बहुत तल्ख नहीं थी? क्या आइन के ऊपर मुख्तलिफ जमातों का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं? कॉमप्रस जमातों का और नेशनल जमातों का कितना बड़ा फर्क था? क्या एनएफसी के ऊपर बहुत बड़ा इख्तलाफ नहीं था? क्या ऑपरेशन जो हुए उनके ऊपर कौमी इत्तेफाक राय था? ये हुआ, माजी की हुकूमतों ने किया, कोशिश की अपोजिशन की आवाज को भी सुना जाए और उनकी जायज बातों को माना जाए। ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये तो बिल्कुल फाशिस्ट है, ये तो समझते हैं जो हम कह रहे हैं यही मानना है, उसके अलावा किसी की राय का कोई एतबार, किसी को मुतबर नहीं समझते, भले वो इनको कितनी अच्छी राय दे। ये खुद ही अकले कुल है, खुद ही अफलातून है। लिहाजा आज ये सूरत हाल है कि उन्होंने ये खुद क्रिएट की है। बिल्कुल माजी में ये काम हुआ कि इत्तेफाक राय किए गए, अब भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका रवैया जमहूरी और आपका दिल बड़ा होना चाहिए कि आप अपोजिशन की बात को खुले दिल से सुने और अपने नैरो जो इंटरेस्ट है उनको छोड़ के कौमी मुफाद को देखते हुए फैसले करें। जब से ये अपोजिशन मुनक़सिम हुई है तो इस तरह की कोई सूरत हाल हमने देखी नहीं। पीडीएम भी जलसों पर जलसे कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा से जलसे कर रही है, लेकिन कहीं कोई एक मुश्तरका लाहे अमल हमने इस सिलसिले में बनता नहीं देखा। ये बात आपकी दुरुस्त है और पीडीएम का के बिखर जाने से, उसके खत्म हो जाने से बड़ा नुकसान हुआ है अपोजिशन को, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर तो नहीं है। हम तो आज भी अपनी उस जदोजहद में अकेले भी लगे हुए हैं, बाकी जमातों को भी साथ जहां जहां मिला सकते हैं मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामान के अंदर हमने जिद्दत बनाई हुई, पार्लियामान के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ है। लेकिन तो समझो कि बाहर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जब पीडीएम फाल थी तो उसके प्लेटफॉर्म पे जब बात कर रहे थे, उस पर जो कोशिश कर रहे थे, इस तरीके का हमारे साथ वो सलूक हुआ, वो काबिल कबूल नहीं था। उसके लिए हमने बहुत वजाहत से बातें कर दी। ठीक है, कायर साहब साथ ही रहिएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब राना साहब, कल ये इजलास मुश्तरका होने जा रहा है, इत्तेहादी तो जो भी थे हुकूमत ने उनको बहरहाल मना ही लिया और शायद ये 6 दिन का वक्फा लिया भी इसलिए गया था। अब कल क्या करेंगे आप लोग? पार्लियामेंट की हद तक तो अपोजिशन मुत्तहिद है, लेकिन ये जो नंबर गेम है इसका कोई हल निकाला है आप लोगों ने, कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? देखिए जी, हम अपनी स्ट्रेंथ जो है, अपना नंबर जो है वो पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा जो लोग हमारे साथ राब्ते में हैं तो उनके मतलब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में रहें और अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है वो लब्बैक कहें। वो तो इत्तेहादियों से मुतल्लिक भी हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन उनका ज़मीर जागने के बाद जो है वो दोबारा जो है वो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, नौकरियाँ, फंड्स की नज़र हो गया है। तो लेकिन हम तो अपनी कोशिश जदोजहद है वो करते रहेंगे। अगर आज थोड़ी देर जागने के बाद सो गया है तो इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा जगाने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, तो राना साहब पिछले हफ्ते चूंकि हुकूमत के खिलाफ आप लोगों को कामयाबी मिली थी, आप लोगों ने बिल नहीं पास होने दिया, हुकूमत नाकाम वहां पर रही। अगर इसी तरह की कामयाबी कल भी आप लोगों को मिलती है तो फिर चूंकि कायरा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की और अदम एतमाद की तजवीज़, क्या वो फिर काबिल अमल रहेगी और फिर आप लोग उस तजवीज़ पर अमल करेंगे? देखिए, इस पे मामला ये है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कभी भी हम उसका पहले से अगर उसका वावेदा करेंगे तो वो कामयाब नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये कहना कि हम इसके हक में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अदम एतमाद वो पंजाब हो या वफाक, अगर हम कर सकते हुए या कभी करने की पोजीशन में आ गए तो वो हम बयान देने से पहले इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो कामयाब हो जाए। तो इसमें हमें जब तक पीटीआई के अंदर से कोई ग्रुप जो है वो हमें जो है वो मयसर नहीं आता, जिस तरह से 3 ग्रुप था, तो मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि उसके दोनों जो वफाक में पार्लिमानी लीडर थे, राजा रियाज साहब, वो मेरे शहर से हैं, और अकबर नवानी साहब का, सईद अकबर नवानी साहब का मेरे साथ बड़ा एक इज्जत एहतराम का जो है वो तल्लक है। तो हम उस वक्त भी उनके साथ इन टच थे, लेकिन वो अभी तक इस बात पर नहीं आए कि हम अदम एतमाद की तहरीक का सही। साथ हैं। तो बस राना साहब, मैं कायरा साहब से भी इस बारे में पूछना हूँ जरा, तो पिछले हफ्ते जो आप लोगों को कामयाबी मिली, आपने हुकूमत को बिल नहीं पास कराने दिए, उससे आपको हौसला मिला नहीं कि अब अदम एतमाद के लिए आप लोग एक कदम आगे बढ़कर सोच सकते हैं? नहीं, हम इतनी भी नासमझ नहीं है कि हमारे दोनों मरतबा जो है वो, एक मरतबा हमारे 117 वोट थे, दूसरी मरतबा 127 थे, और गवर्नमेंट की एक मरतबा 104 थे, दूसरी मरतबा 78 थे। तो फुल स्ट्रेंथ ना हमारी थी उस वक्त, ना गवर्नमेंट की थी। लेकिन जब फुल स्ट्रेंथ होती है तो हमें इस बात का एहसास है। आज भी हमने पूरी कैलकुलेशन की है, पार्लियामेंट में 13-14 वोटों की हमें कमी है। अच्छा, और अगर हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद करें तो वहाँ पे हमें 17 वोटों की कमी है। तो वो चीज़ें जो है वो हम जैसे ही उसके ऊपर अगर हम अबूर या उसे हम हासिल करते हैं, उसको कमी को दूर करने की पोजीशन में होते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये मुल्क को तबाह कर रही है, हर 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 दिन जो है ये मुल्क और कौम पे भारी है इस हुकूमत का। तो इसलिए हम तो जब भी जो है वो हमसे हो सकेगा तो हम तो कोशिश करेंगे कि मुल्क और कौम की जान छुड़ाएं इस नाअहल और वबा के डोले से। ठीक है, तो कायर साहब, राना साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि ये जो दोनों असम्बलियों में, कौमी में और पंजाब में, ये चंद वोटों का जो फ़र्क है, इस पर कहीं कोई होमवर्क आपने किया है या आप चाहते हैं कि नून लीग इस पर काम करे? राना साहब तो कह रहे हैं कि हम वावेला नहीं करेंगे, अगर हमारी तैयारी पूरी होगी और पीटीआई का कोई ग्रुप हमारे हाथ लग गया तो हम तो फ़ौरन से पहले अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। राना साहब बड़े माकूल अंदाज उसका जवाब दे दिया, मेरा भी यही जवाब समझे। अच्छा, यानी अभी मुनासिब रवैया, यानी अभी तैयारी ना पीपल्स पार्टी की है पूरी, ना नून लीग की है। वो जो ये 17 वोटों का फर्क राना साहब बता रहे हैं, आप इसमें से जो भी चीज निकालना चाहें, जिस तरह चाहें इसको इंटरप्रेट करें, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर लेते उसको तो मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, राना साहब भी जवाब दे रहे हैं, हम कोई क्लेम देखिए बात राना साहब ने कही तो ठीक है। अच्छा, कायर साहब, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी आपकी आवाज़ ज़रा कम कट कर आ रही है, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंच सके। तो राना साहब, इसका मतलब कि आप अभी आपने जिक्र किया कि तरीन ग्रुप की तरह का कोई ग्रुप हमारे हाथ आ जाए। जब तरीन ग्रुप नाराज़ था उस वक्त फिर आप लोगों ने क्या मौका ज़ाय कर दिया? वो वक्त मुनासिब था पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ पर अमल करने का? नहीं, हमने उस वक्त भरपूर कोशिश की और तरीन ग्रुप को कायल करने की भी कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त इस बात के ऊपर आमादा नहीं हुए। वो उनका कहना यही था कि जी अभी आप ठहरें, तो यानी वो ज़्यादा उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो तरीन साहब को रिलीफ फराहम करना ही था। अच्छा, तो अगर वो उस वक्त भी हमारी बात पे आ जाते तो बिल्कुल हम तैयार थे। तो कायर साहब, उस सूरत हाल की तरह बिल्कुल इस वक्त भी अगर आप देखें तो इत्तेहादियों की जो प्रायोरिटी है वो अपने मुतालबात, अपने मफादात मनवाना है राना साहब। तो इसका मतलब कि अभी भी इत्तेहादियों से आपको कोई खास उम्मीद नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं कोई वीक लिंक आप तलाश कर रहे हैं कि उनका ही कोई ग्रुप नाराज ऐसा मिले फिर आप ये वार कर सकें? देखिए, हम इस तरह से निशानदेही तो नहीं करेंगे। अगर निशानदेही करेंगे तो फिर
जिस तरफ हमारी बात हो भी रही है वो भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन बहरहाल हम बिल्कुल पूरे खलूस से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये नाहल टोला जो इस मुल्क पे मुसल्लत हो गया है, इससे मुल्क और कौम की जान छुड़ाए। और साहब, अगर कल मुश्तरका इजलास में हुकूमत कामयाबी बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लेती है तो फिर ये कितना बड़ा सेटबैक होगा अपोजिशन के लिए? जाहिर है फिर नहीं, कोई सेटबैक नहीं होगा। हम कौन सा क्लेम कर रहे हैं कि हम तो हमारे पास अक्सरियत है? ये क्लेम तो गवर्नमेंट का है ना कि उनके पास अक्सरियत है। लेकिन फिर अगला इलेक्शन आपको ईवीएम के जरिए लड़ना पड़ेगा ना? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ईवीएम के जरिए लड़ना पड़ेगा। ये कानून पास हो भी जाए फिर भी ईवीएम जो है वो नाफिज नहीं हो सकता। ईवीएम जो है वो अगर ये पार्लियामेंट कानून भी पास कर देती है ना तो ईवीएम के जरिए इलेक्शन फिर भी नहीं होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरत साहब। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन जमातें कुछ कॉन्फिडेंट लग रही हैं लेकिन साथ ही कुछ कंफ्यूज भी हैं, चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी अब मान चुके हैं तो हुकूमत की पोजीशन अब ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और उनके साथ साथ JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उन लोगों से भी इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कल के मुश्तरका इजलास के लिए हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को कैसे मनाया, डॉक्टर ज़रका साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं और कुछ ही देर में कामरान मुर्तज़ा साहब भी JUI से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो डॉक्टर साहबा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 3 रोज़ पहले तक ये बता रहे थे कि EVM को कोई भी टैंपर कर सकता है जिसके कब्जे में वो होगी। फिर वज़ीर आज़म ने उनको कैसे मना लिया? सिर्फ उनके नज़दीक मुतालबात की, मफादात की अहमियत थी, उसूल नज़रियात, कहीं कोई इसकी बुनियाद पर सियासत नहीं हो रही? इसका मतलब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात सियासत जिस तरह से हो रही है उसी तरह से चल रहा है काम सारा, और नज़रिया और प्रिंसिपल्स तो चंद होते हैं, बातें हैं, बाकी मौके के मुताबिक जो जहाँ पर, क्योंकि सियासत में जहाँ आपके मफादात आपको मिलते हैं वहाँ अमूमन जो तरीका है उसमें यही होता है। तो जो इत्तेहादी हैं जी, बात यह है कि इत्तेहादियों की नाराज़गी, इत्तेहादियों की तनकीद और इत्तेहादियों के सजेशंस ये तो चलते रहते हैं, क्योंकि जब आप इत्तेहाद में होते हैं पार्टी के अंदर से बहुत सी आवाज़ें होती हैं जो अपनी पार्टी के अंदर से जो अग्री नहीं करती हर चीज़ से, तो ये इसी तरह चलता है। और वो हमारे इत्तेहादी हैं, थे, रहेंगे और उनके साथ ही हुकूमत चलेगी इंशाल्लाह। तो ये सियासत में तलातुम ना हो तो फिर सियासत ही कैसी, फिर तो सियासत नहीं है ना। तलातुम के बगैर सियासत नहीं है। सियासत में डिबेट होनी चाहिए, सियासत में डिस्कशन होनी चाहिए और चीज़ों को थ्रैश आउट करने की ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छी बात है, MQM में बड़े समझदार लोग हैं और काफ़ी में भी, तो उनकी जो सजेशंस हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो हमारे साथ आंखों पे, और उनको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब चलें, इत्तेहादी आपके मान गए, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर जो इल्ज़ामात लगाए, जो उनके मानने की वजह बताई, कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, कि मौलाना साहब के पास क्या सबूत थे। लेकिन कामरान साहब, आपसे इससे पहले मैं जानूँ ज़रा मौलाना साहब ने क्या कहा है। वो अपने इंट्रो में तो हमने सुनाया था, एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं ताकि फिर आपको जवाब देने में आसानी हो। ज़रा सुनाइए। जब दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही है, और ये सब अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। तो कामरान साहब, ये कौन सी छोटी जमातें हैं और जो मौलाना साहब ने ये गुफ्तगू फरमाई है, ये इसके क्या सबूत हैं आपके पास? वो इस सूरत-ए-हाल को हकीकत से करीब तर करार दे रहे हैं, कहाँ से वो प्रेशर आया, किस तरह से मनाया गया, ये वो बता रहे हैं। इसके मौलाना साहब के पास सबूत भी हैं या सिर्फ हवा में बात कर दी है उन्होंने? जी, मेरा ख्याल है ये सबूत आपके पास भी होना चाहिए। कल आपने जो है ना सेनेट की कार्रवाई जो है वो अपना कवर की होगी, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी साथी ने, उसमें कामिल अली आगा का लहजा और उनका रवैया देखा था। उससे पहले परवेज़ इलाही साहब का जो है वो उनका
फिर उसके बाद अचानक उनका ठीक हो जाना, ठीक है। इसी तरह से MQM के हवाले से ये, फिर GDA के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा। अभी मेरे साथ एक बैठे हुए थे, MQM के दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो बरकरार हैं, मगर नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया मजबूरी के तहत जो है ना हम मान गए। तो अब अगर नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया मजबूरी के तहत अगर कोई मान जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी ताकत, ऐसा मैग्नेट इस्तेमाल हो रहा है जो उसको नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया। लेकिन कामरान साहब, ये नज़रिए ज़रूरत या नज़रिया मजबूरी ये अपने मुतालबात मनवाने की सूरत में भी तो हो सकता है ना। जिस तरह से MQM ने अपने मुतालबात इमरान खान साहब के सामने रखे, उन्होंने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी, फिर इस चीज़ को हम उस तरफ, उस रुख पर क्यों ले जाएं जिस तरफ मौलाना साहब लेकर जाना चाह रहे हैं? ना उन्होंने कहा कि हमारे खदशात स्टिल वहीं पे हैं। ये MQM की स्टेटमेंट है कि हमारे खदशात वैसे ही हैं, मगर इस वक्त नज़रिया मजबूरी और नज़रिया ज़रूरत है। तो जब नज़रिया ज़रूरत मजबूरी ये दोनों हैं और वो खदशात को भी अपनी जगह पे बरकरार रखते हैं कि तब जब उनके साथ वो वाला सलूक होगा जो पिछले RTS ने किया था, तो उसके बाद ताकि बात करने की उनके पास गुंजाइश रहे। ये इसलिए MQM का स्टैंड है। GDA के जनरल सेक्रेटरी का भी आपको पता है, आपका स्टेटमेंट वो क्या कह रहा था, वो भी तो चले गए हुए थे, वो चले गए तो वापस आ गए, तो फिर सही। तो जरका साहिबा, ये इसका मतलब कि आपके इत्तेहादियों पर कहीं कोई अनदेखी ताकत और कुव्वत असरअंदाज हो रही है और उनको कह रही है कि आपने हुकूमत के हक में ही वोट देना है, और वो इधर उधर बयानात दे रहे हैं कि जी हम तो बहालत मजबूरी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ये कौन सी मजबूरी है उनकी? ये तो वही आपको बताएंगे, मैं उनकी मजबूरियों के बारे में तो नहीं कुछ कह सकती। लेकिन मेरा ख्याल है जी, ये सियासत के वो सारे रंग हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलती है, लोग कुछ बातें सामने कहते हैं, बहुत सी बातें पीछे चल रही होती है। तो ये तो सियासत, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, सियासत इसी को कहते हैं कि पसे पर्दा बहुत कुछ होता है जो सामने आपको नज़र नहीं आता। इसी तरह चलता है, क्योंकि अभी आप देखिए रीजन में जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। और अगर पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव रोल सपोर्ट में अफ़गानिस्तान के हवाले से ना प्ले कर रहा होता तो इस वक्त एक खाना जंगी की सूरत होती वहाँ पर। और देखिए अभी जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी एयरलाइंस ने 30,000 लोग 37 नेशनैलिटीज़ के निकाले अफ़गानिस्तान से। ये कोई छोटा काम नहीं है। और जो वहाँ पर हालात थे उनके बावजूद, और जिस तरह से हमारी हुकूमत काम कर रही है रीजन को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि देखिए कहीं भी आग की चिंगारी उठेगी तो हर तरफ फैलेगी। तो हमें अब पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के रीजन की कॉन्टेक्स्ट में लेना है, क्योंकि अब एशिया का वक्त है, साउथ एशिया का वक्त है। और जिससे यहाँ पर चेंजेस रूनुमा हुए हैं पिछले 1 साल में, जो देखने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर नज़र रखे हैं। और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस पूरे रीजन में। लेकिन जरका साहबा, ये अफगानिस्तान का साथ देते देते, उनका ख्याल करते करते आपने मुल्क में डॉलर को 175 से ऊपर पहुंचा दिया। एक गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ इतना लाद दिया कि वो आज 1 लीटर पेट्रोल 146 रुपये में ख़रीद रहा है। ये अगर अफगानिस्तान का ख्याल इसी तरह करते रहे तो शायद डॉलर 200 से ऊपर जाके 250 पर पहुंच जाएगा, पेट्रोल 200 रुपये पर पहुंच जाएगा। गरीब आदमी तो मर जाएगा फिर इस मुल्क में, और हम अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखकर हम चैन और सुकून की नींद सोते रहें। देखिए बात यह है कि अफ़गानिस्तान की भीड़ नहीं चढ़ रही, ये आपकी अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या आप हिंदुस्तान को बदल सकते हैं अपने साथ? आपका नेबर है, हमेशा रहेगा। क्या आप अफ़गानिस्तान को बदल सकते हैं? हमेशा से आपका नेबर है, हमेशा रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको समझने की ज़रूरत है। और जहाँ रही डॉलर की कीमत, तो डॉलर की कीमत नीचे आएगी। इसकी डिले में एक तो स्पेकुलेशन जो इसकी राइज हुई है लेटेस्ट, उसके अलावा हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन हम चीनी माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं। हम आटा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, जो जिन चीजों में पाकिस्तान खुद कफील है। हम कम से कम तो चीनी, मेरी बात सुनिए, चीनी में 50, देखिए
चीनी की कीमत में कमी आई, आपने बढ़ाव का तो जिक्र किया, उस पर बड़े टीवी प्रोग्राम हुए। चीनी की कीमत में जो कमी आई है उस पर कितने प्रोग्राम हुए? कोई कमी नहीं आई। बताया कि कोई कमी नहीं आई। चीनी की कीमत दोबारा 90 चीनी की कीमत में कोई कमी नहीं आई। तो 2018 में चीनी 55 रुपए किलो थी। मुझे बताइए, अगर 55 से नीचे आती तो ये कीमत कम होती। आप कहाँ बैठे? देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने 100 रुपए बढ़ा के 40 रुपए कम कर दिए, कमी थोड़ी बात कर रही हूँ। अभी हफ्ता 10 दिन पहले जो कीमत बढ़ी गई थी, नहीं, हमने बढ़ा के 40 रुपए कम नहीं किए। आप अपने हालात देखिए। 1971 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आई थी, 1971 में 30% से ज्यादा इन्फ्लेशन थी आपकी उस जमाने में। और तो उसका जिम्मेदार कौन था? बढ़ी थी, उसका जिम्मेदार उस वक्त की हुकूमत थी। स्पीड से बढ़ी थी तब तो आप, हुकूमत तो जिम्मेदार है, बिल्कुल जो हुकूमत है वो जिम्मेदारी लेती है। और इस हवाले से पीटीआई को खिराज तहसीन है कि हम जब से आए हैं हमने वो चैलेंजेस से नबरत आजमाए हुए कि इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने आते साथ बैंकरप्सी का सबसे बड़ा हमारे ऊपर तलवार था, उसको हमने हैंडल किया। उसके बाद जो FATF पहले कभी भी नहीं आया था, FATF की 27 में से 26 शिकें जो है उनको हमने क्लियर कर लिया। लेकिन ग्रे लिस्ट में आज तक कोविड वो लिस्ट का कलर नहीं बदला है ज़रका साहब अभी तक। मर्ज और देखिए पिछली हुकूमतें सिर्फ डेंगी हैंडल करती थी, ये तो कोविड। और आपको पता है इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को पिछले महीने नंबर 3 पे रखा था, इस महीने नंबर 1 पे रखा है कि बेस्ट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की कोविड से नबरत। और इकोनॉमिस्ट में ही पाकिस्तान 50 मुल्कों में से चौथा महंगा तरीन मुल्क है। कर चुके हैं। और आपने जिस तरह अपने गरीब लोगों को सपोर्ट किया है, देखिए पाकिस्तान कोई 3 साल, हमें 3 साल हुए आए हुए, ठीक है। नून लीग की जब पहली हुकूमत आई थी 1991 में, तो वो 1.5 साल के बाद घर चले गए थे, कुछ नहीं कर सके थे। 30 साल से वो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे चले थे। वो तो अब उसकी आप देखिए 11 साल हो उसके गए। एक सियासी तारीख है, उस पर किसी और दिन जरा गुफ्तगू करेंगे मौजूद। नहीं आप सुन लेना। अच्छा चलें बताएं। तो सिंध में देखिए नहीं, देखिए जो प्राइसेस हैं 18वीं तरमीम के बाद प्राइसेस जो हैं वो प्रोविंशियल मैटर है। तो मुझे बता दें, अगर हम ही बुरे हैं तो सिंध में क्या सस्ती मिल रही हैं चीजें? सही। या तो ये बातें जो है ना, हुकूमत के ऊपर एक इतना ज्यादा बोझ। आप मुझे बता दें सिंध में क्या चीजें, हालात बेहतर है? चलें ज़रका साहब जरा मौका दीजिएगा, कामरान साहब से मैं पूछ लूं। कल ज़रका साहब थोड़ा सा मौका दीजिएगा। कामरान साहब अब कल आप लोग हुकूमत को किस तरह से रोकेंगे? ये अगर कानून साजी हो गई तो फिर अगला इलेक्शन तो EVM के जरिए, और खान साहब उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी से हमारा निज़ाम साफ शफाफ हो जाएगा। आप इसको हुकूमती धांधली से ताबीर करते हैं। अब फिर स्ट्रेटजी क्या होगी अगर कल हुकूमत कामयाब हो गई तो कामरान साहब? देखिए RTS जो है ना वो भी एक निज़ाम था, वो एक दिन बैठ के अचानक गायब हो गया। फिर डस्का में भी कोई निज़ाम था, डस्का में भी जो कुछ हुआ वो भी आपके इल्म में होगा। ये एक तरीका वारदात है आइंदा के लिए। जिन्होंने जो इलेक्शन चुराना होता है या यहाँ पे डकैती मारनी होती है, ये उनका एक तरीका वारदात है। वो उस तरीका वारदात को हम रोकने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम जमहूरी लोग हैं, चूँकि हम दस्तूरी लोग हैं, पहली कोशिश हमारी जमहूरी और दस्तूरी तरीके से होगी। पहले हम इसको पार्लियामेंट में रोकना चाहेंगे। पार्लियामेंट में रोक सकेंगे तो इसको रोक लेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इससे आगे जाना पड़ा तो फिर इसका अदालती तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दस्तूर की मुताबिकत में नहीं है। उसको आर्टिकल 8 के पैरामीटर पे चेक किया जा सकता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है अदालतों में ले जाके। दूसरा तरीका ये है कि वो वहाँ पे ले जाया जाए। और इसके बाद फिर तीसरा तरीका ये है कि मामला जो है वो सियासी जमातों के हाथ से निकल जाते हैं। जब इस तरह से धांधलियाँ होती हैं, जब इस तरह से वाक़यात होते हैं, तो फिर लोग और आवाम जो है वो मामला को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो उस वक्त से डरें जब ये मामला जो है आवाम और लोग अपने हाथ में ले लें और ये दस्तूरी और जमहूरी तरीके जो है ना ये पीछे रह जाए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। डॉक्टर ज़रका साहबा मसद मौजूद थे और कामरान साहब कह रहे थे कि तमाम जो इख्तियार करेंगे कल की कानून साजी को रोकने के लिए। अगर पार्लियामेंट में ना रोक सके तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन हम हुकूमत को अगले इलेक्शन इस मशीन के तहत करवाने का मौका नहीं देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद तो अहम इशूज़ पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से ये सामने आई कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी अब पाकिस्तान को मिल गई है। इसके 15 के 15 मैचेस अब पाकिस्तान में होंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये पहली बार क्रिकेट की तारीख में हो रहा है कि किसी आईसीसी इवेंट को पाकिस्तान अकेले ही उसको होस्ट करेगा। उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है क्योंकि इससे पहले 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चौथा वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन वो इंडिया भी उसके साथ होस्ट कंट्रीज़ में शामिल था। उसके बाद 1996 का वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था। फिर 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी जो कि हालात की ख़राबी की वजह से नहीं हो सकी और फिर उसको मुंतकिल कर दिया गया था। तो अब पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन भी है। 2017 में लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया को 180 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त देकर ये एजाज़ हासिल किया था और अब पाकिस्तान को जब इस एजाज़ का दिफा करना होगा तो अच्छी खबर यह है कि अपने ही मैदानों पर पाकिस्तान को इस एजाज़ का दिफा करने का मौका मिलेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी है और किसी आईसीसी इवेंट को अपने मुल्क में होस्ट करना कितना बड़ा एजाज़ होता है उस मुल्क के लिए, इस पर गुफ्तगू करते हैं हारून रशीद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तो हारून साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पिछले इंग्लैंड में हुई थी वो अब पाकिस्तान होस्ट करेगा और फिर पाकिस्तान के साथ कोई साथी शराकतदार भी नहीं होगा, पाकिस्तान अकेले होस्ट करेगा। तो कितनी बड़ी खबर है ये? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आई थिंक ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चीज़ का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान जब से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से काफ़ी पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट के मेन धारा की तरफ बढ़ रहा है और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस चीज़ को का एहसास कर लिया है कि पाकिस्तान के बगैर जो है क्रिकेट वो नहीं चल सकती। मैं ये देख रहा था कि 2031 तक के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो एशियन बेल्ट में ही हो रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हुए या चैंपियंस ट्रॉफी या और दूसरे भी इवेंट्स हो। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन खबर है और ख़ास तौर पर क्रिकेट के वो जो पैशनेट फैंस जो ग्राउंड्स पे जाकर हमारे मैचेस नहीं देख सकते थे, इतने बड़े इवेंट के मैचेस जो ग्राउंड में जाकर देख सकेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर। तो हम सब वैसे तो ज़ाहिर है रमीज़ राजा साहब को अभी आए चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाले सिर्फ 2 महीने हुए हैं और इतने थोड़े अरसे में किसी को भी क्रेडिट देना या डिस्क्रेडिट करना ज़ाहिर मुनासिब टाइम भी नहीं होता। लेकिन वर्ल्ड T20 में पाकिस्तानी टीम ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, इंडिया को माजी में कभी आईसीसी इवेंट्स में शिकस्त नहीं दी थी, वो फतह हासिल की, फिर ये इतनी बड़ी खबर आई। तो इसमें कहीं रमीज़ राजा का भी क्रेडिट है। इंटरनेशनली वो बड़े एग्रेसिव समझे जाते हैं, खेल को बड़ा समझते थे, एक तवील अरसे तक कमेंट्री की है, या फिर जो पिछले क्रिकेट बोर्ड्स गुजरे हैं ज़ाहिर है उनका भी इसमें बड़ा ड्यू क्रेडिट है। देखिए, मैं इसको इस चीज़ से इस तरह मुंसलिक करूंगा कि ऑब्वियसली आपको पता है कि रमीज़ राजा की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। तो वो इतना अरसा क्रिकेट कमेंट्री के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं, आईसीसी के साथ भी उनके ताल्लुकात रहे हैं। अभी वो चेयरमैन बनने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ कमिटीज़ में उन्होंने रोल प्ले किया है। तो एक बड़ा अच्छा नाम है रमीज़ को और क्रिकेटर होने की वजह से वो क्रिकेट की बहुत सारी असरार और रमूज को समझते हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो नॉन क्रिकेटर्स थे वो जब चेयरमैन होते थे तो उनको इतना आइडिया नहीं होता था। दूसरा काम जो रमीज़ ने ये किया कि जैसे ये जो 2 इवेंट्स हुए जिसमें अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने जब अपने दौरे मुलतवी किए तो उस पर जो बहुत स्टैंड लिया रमीज़ ने वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड था और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इस चीज़ को बावर कराया उनको कि आप पाकिस्तान के साथ उनको आइसोलेशन में पाकिस्तान को नहीं रख सकते। और यही वजह थी कि आप देखें कि दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने इसको रीथिंक किया और अब दोनों यानी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, ये 3 बड़ी टीमों ने पाकिस्तान में आने का फैसला किया है। तो मैं तो ये फील करता हूँ कि डेफिनेटली इसमें रमीज़ को जरूर क्रेडिट देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले बोर्ड जो थे उन्होंने, क्योंकि आईसीसी के फ्यूचर प्रोग्राम्स होते हैं वो पहले से तय होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पाइपलाइन में होती हैं, उसका फैसला क्योंकि मीटिंग्स में किया जाता है आईसीसी की। अभी आईसीसी की जो हालिया मीटिंग हुई उसमें ऑब्वियसली रमीज़ भी वहाँ मौजूद थे। तो वैसे तो चेयरमैन मैं समझता हूँ कि रमीज़ जरूर इस बात के ऊपर बड़ा खुश होंगे कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनके दौरे जो बड़ी टीमों के थे वो पाकिस्तान में हो रहे हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी पाकिस्तान में। तो हम सब माजी में ज़ाहिर हम बड़ा ये सुनते रहते थे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा आईसीसी पर असर है और कुछ लोग तो ये आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल तक कहा करते थे। फिर वो पूरी एक बिग 3 वाला एपिसोड हुआ तो उसमें तो पाकिस्तान बिल्कुल ही क्रिकेट से ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को आउट करने की वो साजिश तैयार है। क्या इंडिया का इम्पैक्ट अब आईसीसी पर से कम हो रहा है? पाकिस्तान को ये इस तरह से सिंगल होस्ट कंट्री के तौर पर आईसीसी इवेंट देना
तो क्या इंडिया का वो असर नहीं रहा आईसीसी पर जो चंद माह पहले या इस साल से पहले तक हुआ करता था? देखिए, मैं इसको दूसरे एंगल से लूंगा, क्योंकि वैसे द क्रिकेटर मैं इसको आई डोंट थिंक सो कि बीसीसीआई का रोल इतना है मैं जितना कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने में जितना गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। देखिए, जब भी आप देखेंगे पाकिस्तान ने कभी भी किसी चीज के लिए इंडिया को इनकार नहीं किया कि वो हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलें, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहे, अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। और पाकिस्तान तो खुद भी जाने के लिए तैयार है इंडिया में, और इंडिया में वो खेला भी है। लेकिन बदकिस्मती से जब ये फैसला हुआ कि जो 6 हमारे टूर्स थे, ये शायद गालिबन नजम सेठी साहब के दौर में था, तो उसके वो बैकआउट कर गई बीसीसीआई। और उसका रीजन ये था कि आई थिंक बीसीसीआई का इतना रोल उसमें नहीं था जितना गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो मेरे अपने नजदीक गवर्नमेंट का रोल इसमें ज्यादा है। जहां तक ये बात रही कि पाकिस्तान को कोई आइसोलेट कर देगा बीसीसीआई या कोई और दूसरा क्रिकेट बोर्ड, तो पाकिस्तान की जो अहमियत है इंटरनेशनल क्रिकेट फोरम पे, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरे नजदीक जितनी मर्जी ये कोशिशें कर ले, अगर उनके ज़हन में ये चीज है भी, मैं इसको बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, क्योंकि उसको भी एक क्रिकेटर हेड कर रहा है। तो मैं नहीं समझ सकते सारा गांगुली जो है वो ये चाहेगा कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की खराब हो। पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट का। सो मेरे अपने नजदीक ये इस नोशन को मैं नहीं मानता, लेकिन एनीवे हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान को आइसोलेट करने का कोई सोच भी नहीं सकता। सही। और हम सब ज़ाहिर है जिस तरह आईसीसी ने चूंकि 2025 के इवेंट का तो ऐलान कर दिया है, तो अब इसके बाद पीएसएल में भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे। वो बड़े क्रिकेटर्स जो चंद नाम आईपीएल खेलने जाते थे वो पीएसएल में नहीं आते थे। अब ज़ाहिर आईसीसी की इस बैकअप के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट या कोई इस तरह का कोई रीज़न उनके पास बाकी नहीं रहेगा पाकिस्तान आकर क्रिकेट ना खेलने के लिए। तो इस बार ऐसा पीएसएल में कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं मजीद, आपके समझते हैं आप ऐसा? देखिए, जरूर होने चाहिए। दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं कि ठीक है, ये हमें 2025 का ये अवार्ड तो हो गया, हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इकदाम करने होंगे। क्योंकि हम पीएसएल को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स जो इश्यूज होते हैं। वो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास चीजें जो मैं महसूस करता हूं जिसको पाकिस्तान को इम्प्रूव करना होगा, एक तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डेफिनेटली प्राइम है और उसको हमने बहुत फूल प्रूफ करना होगा। दूसरी चीजें जो हमारे जो क्रिकेट ग्राउंड्स है ना, ये प्रॉब्ली क्राउड के लिए, फैंस के लिए और जो टीमें आती हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स बहुत पुराने बने हुए हैं, स्टेडियम्स, इनको अपग्रेड करना हो। क्योंकि अब पाकिस्तान में जब भी टीमें आएंगी ना तो अपने साथ बहुत बड़ा बड़ा कॉन्टिजेंट लाएंगे। तो क्या हमारे ड्रेसिंग रूम जो है वो इस काबिल हैं कि तमाम टीमों को अकोमोडेट कर सकें? एक ड्रेसिंग रूम में 25 से 30 लोग, 30 से 32 लोग जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? दूसरी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम में नजर आई जो पिछले सीरीज में, वो ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ एंट्री है ग्राउंड का, वो बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने है। तो कई दफा ग्राउंड्स में आपके मूवमेंट तो चलती रहती है, पीछे मैच रुक जाता है। तो मेरे अपने नजदीक ऑल्टरनेट वेज तैयार करने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो उस कम से कम जो मेन एंट्री पॉइंट है स्टेडियम की तरफ, वो साइड स्क्रीन के सामने से ना हो, उसको साइड से लेके जाए ताकि खेल में किसी किस्म की रुकावट ना हो। और पाकिस्तान के स्टेडियम्स को अपग्रेड करना है, पिचेस को अपग्रेड करना है, होटल अकोमोडेशन, क्योंकि पाकिस्तान में 4 से 5 ग्राउंड्स हैं। मुल्तान स्टेडियम है, रावलपिंडी स्टेडियम है, गद्दाफी स्टेडियम है, और नेशनल स्टेडियम आपका कराची है, फैसलाबाद का स्टेडियम भी है। पिशावर में अरबाब नियाज स्टेडियम बन रहा था, आई डोंट नो उसके भी क्या पोजीशन है। पाकिस्तान के पास वेन्यूज हैं, उसके इर्द गिर्द की जो अलाइट फैसिलिटीज हैं उसको देखना होगा, उसको अपग्रेड करना होगा, और ये काम अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि 2025 तक आपको इन तमाम के तमाम चीजों को जो है ना इस काबिल कर देना होगा कि कोई भी टीम आगे किसी किस्म की कोई शिकायत न करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़ाहिर है इस आईसीसी इवेंट को बेहतर तरीके से करवाने के लिए पाकिस्तान को अपने ग्राउंड्स को, पिचेस को अपग्रेड करना होगा। और गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की एक बेहतरीन टीम भी अनाउंस की थी, जो हर आईसीसी इवेंट के बाद आईसीसी की जानिब से की जाती है। और हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें कोई इंडियन शामिल नहीं था, क्योंकि इंडियंस की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बहुत ही ख़राब रही और उस टीम का कैप्टन बाबर आजम यानी पाकिस्तानी कप्तान को चुना गया, जो कि ज़ाहिर है बाबर आजम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़े एजाज़ की बात है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।